Hello everyone, welcome to all of you. This is Namrata Agrawal and in today's video we will discuss the steps of DNA replication. Previous वीडियो में हमने रेप्लिकेशन क्या है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरत है रेप्लिकेशन की, कहाँ पर होता है, कौन कौन से एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में जाना था. अब इस वीडियो में हम एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. तो डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है. उनके नाम है चेन इनिशिएशन, पहले इनिशिएट होगा रेप्लिकेशन की प्रोसेस, फिर चेन इलॉन्गेशन होगी और फिर चेन का टर्मिनेशन होगा. तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो नंबर 1 हम चेन इनिशिएशन को ले लेते हैं. इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट है वो क्या है कि पेरेंट डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं कॉइल्ड फॉर्म में हैं, उन 2 स्ट्रैंड्स को अनकॉइल करना. तो इस अनकॉइलिंग जो होती है उसके लिए एक एंजाइम हेलिकेज होता है जो कि दोनों स्ट्रैंड्स को अनकॉइल करता है. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हेलिकेज एंजाइम एक स्पेशल पॉइंट से डीएनए को अनकॉइल करना शुरू करता है और उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं. जैसे कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये सिंगल रेप्लिकॉन मैंने बनाकर दिखाया है. ये क्या है, एक रेप्लिकॉन है. हर रेप्लिकॉन के पास एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए अपने आप को अनकॉइल करना शुरू करता है. तो एक रेप्लिकॉन में एक ओरिजिन होता है. सिंगल रेप्लिकॉन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है यानी कि बैक्टीरियाज में, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका डीएनए काफ़ी लंबा होता है, इसलिए वहाँ पर एक से ज़्यादा मल्टीपल रेप्लिकॉन्स होते हैं, इसलिए उनके डीएनए को पॉलीरेप्लिकॉनिक कहते हैं. अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर यहाँ से हेलिकेज क्या करेगा, बाइंड कर जो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है. इस तरह से ये अनकॉइलिंग करता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में अलग अलग करता है. तो यहाँ पर मैंने डीएनए जो बना रखा है वो कॉइल शेप में है, फिर मैंने उसको अनकॉइल कर एक लैडर फॉर्म में दिखा दिया है. ये ओरिजिन दिखा दिया इसमें. अब इसके बाद क्या होगा, हेलिकेज आया ओरिजिन पर और यहाँ से उसने डीएनए को खोलना शुरू करा. मैंने बताया था कि सारा डीएनए एक बार में नहीं खुलता है, थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलेगा. हेलिकेज कुछ कुछ बॉन्ड्स को कट करेगा एक बार में, तो उतना पोर्शन खुल जाएगा. फिर उतने पर न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी, चेन बनेगी. फिर उसके बाद आगे का डीएनए को हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करके खोलेगा, फिर वहाँ पर डॉटर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी सिंथेसिस होगी. इस तरह ये प्रोसेस प्रोसीड करेगी जब तक कि पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो जाता. एक साथ पूरा डीएनए इसलिए नहीं खुल सकता क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो एक साथ बहुत सारी एनर्जी चाहिएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा डीएनए खुलता है. अब हेलिकेज ने यहाँ पर डीएनए को खोल लिया, ये देखिए खुला हुआ दिखा रखा है. उसके बाद अगर मैं इस खुले हुए डीएनए को अगर बीच में से एक मार्क लगा दूं, मतलब ऐसे कटता नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि बीच में से अगर इसको कट कर दें तो 2 रेप्लिकेशन फोर्क जो आधा आधा हिस्सा है उनको हम एक हाफ को हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलेंगे. तो इस तरह से 2 रेप्लिकेशन फोर्क्स बन गई, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में. अब हम एक रेप्लिकेशन फोर्क में रेप्लिकेशन को स्टडी करेंगे. मैंने बताया कि हेलिकेज ने यहाँ से बॉन्ड्स को कट किया और कट करने के बाद ये जहाँ पर अभी बॉन्ड्स नहीं कट हुए हैं उस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन में ये अपने आप को मूव करता हुआ चलेगा. दोनों रेप्लिकेशन फोर्क मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा रखी है, ठीक है. अब अगर मैं देखिए ये ओरिजिन था, तो आप क्या मानोगे ओरिजिन कहाँ पर होगा, ये दोनों स्टैंड्स जब मैंने अलग अलग कर दिए तो ओरिजिन कहीं इनके बीच में होगा ना. तो हेलिकेज कहाँ मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ तो नहीं मूव कर रहा, ये रेप्लिकेशन फोर्क के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि हेलिकेज की बाइंडिंग हो गई. सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अलग अलग हो गए हैं और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जुड़े रहते हैं. ये दोनों स्ट्रैंड्स जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा. तो कहीं ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से ना जुड़कर एक हो जाएं, तो इनके रीनेचुरेशन को बचाने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एसएसपी. वो एसएसपी प्रोटीन आकर दोनों स्ट्रैंड के साथ में अपने आप को अटैच कर लेती है. देखिए एक स्ट्रैंड ये है, यहाँ पर एसएसपी जुड़ गई और यहाँ पर भी दूसरे स्ट्रैंड पर भी एसएसपी जुड़ गई. किस लिए, टू प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम रीनेचुरेशन. ओके, क्लियर है. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर बाय एंजाइम प्राइमेज. एसएसपी के जुड़ने के बाद क्या होगा, अब देखिए ये जो खुला हुआ
पोर्शन है, यहाँ पर अब न्यू डॉटर डीएनए की सिंथेसिस होगी, इस स्ट्रैंड पर भी और इस स्ट्रैंड पर भी। दूसरे रेप्लिकेशन फोर्क में देखें तो यहाँ पर और इस जगह पर, दोनों जगह पर डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी है हमें। डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर लाकर जोड़ने का काम तो करेगा डीएनए पॉलीमरेज। वो 3' एंड पर ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है, और सेकेंड रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि वो स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकता। मीन्स कि वो यहाँ, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो शुरुआत से शुरू नहीं कर सकता, उसको कुछ ऐसा चाहिए जिसके ऊपर वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू करे। तो यहाँ पर उसकी जो ज़रूरत है, उसकी नीड को पूरा करने के लिए एक एंजाइम है जिसको कहते हैं हम प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या करता है, आरएनए के प्राइमर्स की सिंथेसिस करता है। प्राइमर किसे कहेंगे, प्राइमर जो है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की शॉर्ट सीक्वेंसेस को आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो प्राइमेज आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज कर कर जब लगाकर यहाँ पर देगा, तब उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ला लाकर डीएनए चेन की सिंथेसिस करना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर प्राइमर जुड़ा है और कैसे जुड़ा है, किस एंड से जुड़ा है। अब प्राइमर आया जो मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। प्राइमर जो है हमेशा पेरेंट डीएनए के यानी कि टेम्पलेट डीएनए के 3' एंड पर ही अपने आप को जोड़ता है। वो 3' एंड पर ही अपने आप को ऐड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, दूसरे स्ट्रैंड ये है, इसकी पोलैरिटी है 3' टू 5' और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5' टू 3'। अब ये 3' एंड पर अपने आप को जोड़ेगा प्राइमर ने यहाँ पर जोड़ा 3' एंड पर। अब प्राइमर जब 3' एंड पर जोड़ रहा है तो वो प्राइमर का तो 5' एंड होगा, तभी जोड़ेगा। 3 आपस में थोड़ी ना जुड़ सकते हैं, तो 5' एंड से प्राइमर ने अपने आप को यहाँ जोड़ दिया। तो ये प्राइमर का 5' एंड है जो मैंने रेड से लिखा है, और प्राइमर का ये है 3' एंड। अब प्राइमर के 3' एंड पर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू करेगा। मतलब कि जो मैंने बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकता। ये टेम्पलेट डीएनए है, एक ये टेम्पलेट डीएनए है, एक ये वाला टेम्पलेट डीएनए है। इन दोनों टेम्पलेट डीएनए से एक एक डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनेगा रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद इस तरह से एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा एंजाइम हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया प्राइमेज, जिसने कि प्राइमर की सिंथेसिस करी। उसके बाद क्या होगा, रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग बाई टोपोआइसोमरेज एंजाइम। जब डीएनए बीच में से खुलेगा, देखिए यहाँ से बीच में से जब ओपन होना शुरू हो रहा है डीएनए, तो जो इसके साइड वाली चेन है जो कि अभी खुली नहीं है, अनओपन है, क्लोज है, वहाँ पर क्या होगा, कॉइलिंग बहुत बढ़ जाएगी अगर आप बीच में से खोलोगे तो उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम का काम है। टोपोआइसोमरेज एंजाइम उस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। ठीक है, तो इतने सारे ये सारे स्टेप्स थे चेन इनिशिएशन के। अब हमारी चेन इनिशिएट हो चुकी है, अब क्या करना है, सारी प्रोसेस शुरुआत हो चुकी है। अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ना है जिससे कि एक न्यू डॉटर डीएनए बन सके। तो चेन इलोंगेशन होगा, अब यहाँ पर चेन बनेगी। इट इज़ डन बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन की प्रोसेस का, तो वो ये काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है न्यू न्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। जो यहाँ पर बेसिस होंगे उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ये यहाँ पर ऐड कर न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। इट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स ओनली एट 3' एंड, यानी कि पॉलीमराइजेज इन 5' टू 3' डायरेक्शन। देखिए अगर 3' एंड पर ये न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना शुरू करेगा 1 by 1, तो डीएनए चेन की सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या हो गई, 5' टू 3' हो गई ना। देखिए जैसे ये 5' एंड है और ये 3' एंड है, 3' एंड पर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है, तो यानी कि डीएनए चेन की सिंथेसिस का डायरेक्शन क्या हो गया, 5' टू 3'। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि डीएनए चेन की सिंथेसिस 5' टू 3' एंड ही होती है ऑलवेज। अब डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम स्क्रैच, इसीलिए हमने यहाँ पर प्राइमर जोड़ा है। इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली ऑन ऑलरेडी फॉर्म प्राइमर, पहले से बने हुए प्राइमर पर ही ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। अब देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर दिखा रखा है कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। ये प्राइमर जुड़ा हुआ है इस एंड पर। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा उठाकर, न्यूक्लियोटाइड्स जो कि न्यूक्लियस में लगातार बन रहे हैं उनको लेकर आएगा और यहाँ पर ये जोड़कर ऐसे चेन बनाता चला जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड ये लाया, पहला न्यूक्लियोटाइड ये कहाँ जोड़ेगा, जो आरएनए प्राइमर है उसके 3 हाइड्रोक्सिल एंड पर जोड़ेगा।
3 हाइड्रोक्सिल एंड इसका लेगा, और जो न्यूक्लियोटाइड लाया है उसका 5 फॉस्फेट वाला जो एंड है उनके बीच में क्या बनाएगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता जाएगा, और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि डीएनए की चेन बनती चली जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रैंड पर यहाँ पर प्राइमर जोड़ा है, यहाँ पर देखिए, अच्छा 3' एंड पर ही प्राइमर जुड़ेगा हमेशा। यहाँ पर 5 प्राइम है और 3 प्राइम यहाँ पर है। अभी इधर के बॉन्ड्स बीच के कट नहीं हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमने जितना डीएनए स्ट्रैंड ओपन हुआ है उसका 5 प्राइम एंड ये है, तो हमने उसको 3 प्राइम यहाँ पर मान लिया, इसलिए हमने प्राइमर को यहाँ पर जोड़ा है। अब प्राइमर अपने 5 प्राइम एंड से जुड़ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स की एडिंग शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब हेलिकेज तो अपना काम करता जा रहा है। इतनी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होने के बाद अब हेलिकेज ने जो बचा हुआ डीएनए है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फिर से कट करा, तो यानी कि डीएनए अब और ज़्यादा खुल गया। पहले इतना खुला हुआ था, अब और ज़्यादा खुल गया। अब जितना ये डीएनए खुला है इसके ऊपर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आगे की चेन बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा लाकर। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एड्स एट 3 प्राइम एंड, तो ये वाली चेन पर उसने फिर से और ऐड कर दिया। ये चेन बनती जा रही है, पहले यहाँ तक थी, अभी इतनी और बढ़ चुकी है। लेकिन जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, यहाँ पे पहले तो डीएनए पॉलीमरेज ने इतने न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिए थे, अब इतना जो डीएनए का स्ट्रैंड है इतना और खुल गया। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो 3 प्राइम एंड पर ही जोड़ सकता है, और 3 प्राइम एंड के आगे तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, या इतना हिस्सा अब नया खुला है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक प्राइमर अब फिर से जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब ये दूसरा प्राइमर जोड़ा, 3 प्राइम एंड पर जुड़ा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के। अब प्राइमर जब जुड़ गया तब इसके ऊपर फिर से डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ला कर जोड़ता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस अब तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो जाता। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ला रहा है जोड़ने के लिए चेन में। अब न्यूक्लियोटाइड को किस फॉर्म में ला रहा है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फॉस्फेट जोड़ दें तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जोड़ दें तो डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जोड़ दें तो ट्राइफॉस्फेट बनता है। तीनों ही क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब डीएनए के केस में क्या है, 4 बेसिस हैं हमारे पास, चारों बेसिस से न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। एक तो क्या क्या न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे हमारे पास, एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और सीटीपी, ये सभी क्या है, ट्राइफॉस्फेट लिखे हैं मैंने यहाँ पर। इसको यदि एटीपी को मैं देखूँ तो एटीपी में एक क्या है, एडिनोसिन पढ़ेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, उसमें जब 3 फॉस्फेट जुड़ दिया तो हमने उसे एटीपी बोल दिया। तो एनसीईआरटी लिखती है कि रेप्लिकेशन में सबस्ट्रेट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है जो कि डुअल पर्पस को सर्व करता है, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और सीटीपी को लेकर आ रहा है, जिसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। जो टर्मिनल 2 फॉस्फेट है वो हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो एटीपी को लेकर आया जैसे पॉलीमरेज, तब इस चेन में एएमपी जुड़ेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ेगा, क्योंकि जो टर्मिनल 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो एनर्जी को प्रोवाइड करने में यूज हो जाएंगे। तो पॉलीमरेज एटीपी लेकर आया या जीटीपी लेकर आया, लेकिन जुड़ेगा एएमपी या जीएमपी, बाकी के 2 बॉन्ड्स क्या है, एनर्जी देने के में यूज हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब अगले डायग्राम में हमने दिखा रखा है बना के कि अभी थोड़ा सा डीएनए और खुल गया है, तो फिर से यहाँ पर इस स्ट्रैंड पर तो देखिए कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम एंड ही फ्री है, तो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जा रहा है। लेकिन इस स्ट्रैंड के साथ ये रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर जो 3 प्राइम एंड है वो यहाँ तक ऑक्यूपाई पूरा हो चुका है। अब इतना डीएनए जो बाद में खुला है उसके लिए हमें फिर से प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। तो प्राइमर की सिंथेसिस बार बार चाहिए इस वाले स्ट्रैंड पर, तभी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाएगा। देखिए यहाँ लिखा है डीएनए इज ओपनड एंड ओपनड अगेन, दैट्स वाई रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस इज नीडेड एट वन स्ट्रैंड। जिस स्ट्रैंड पर प्राइमर की सिंथेसिस बार बार ज़रूरत पड़ रही है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि ये पीछे रह रहा है इस वाले स्ट्रैंड से। और जिस स्ट्रैंड पर प्राइमर की सिंथेसिस की बार बार सिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बार बार, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो 2 स्ट्रैंड बन गए, एक लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरे को हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हो रहा है। देखिए जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हो रहा है। एक फ्रेगमेंट ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एट लैगिंग स्ट्रैंड्स
आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ऑन द नेम ऑफ जापानीज साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट। ठीक है, तो अब समराइज करते हुए हम लिख सकते हैं इसको कि चेन इलॉन्गेशन अकर सेमी डिसकंटिन्यूअसली, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। कंटिन्यूअस है एक स्ट्रैंड पर और डिसकंटिन्यूअस है दूसरे स्ट्रैंड पर। कंटिन्यूअस किस स्ट्रैंड पर है? देखिए, उस स्ट्रैंड जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ये वाला है। इस स्ट्रैंड पर क्या है? जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, उस स्ट्रैंड पर डीएनए फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हो रहा है। इन फ्रेगमेंट्स को डीएनए के क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड्स टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट की पोलैरिटी बतानी है, तो बताइए क्या बताएंगे इसमें आप? लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ बन रहा है और इसका टेम्पलेट है दिस स्ट्रैंड, तो दिस स्ट्रैंड पोलैरिटी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर है? एंड पोलैरिटी ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक और क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड ये है, यहाँ से डीएनए खुलना शुरू हुआ था, तो इसका मतलब ये क्या है? ओरिजिन होगा यहाँ पर कहीं, और ये रेप्लिकेशन फोर्क है जिधर की तरफ ये हेलिकेज बढ़ता चला जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड क्या बताएंगे इसमें? ये चेन कहाँ पर बन रही है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। आंसर 1 क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम, ओरिजिन से अवे है इसकी डायरेक्शन, एंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा है, ऐसे ही है, और किसकी तरफ जा रहा है? रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, उसका आंसर बताइए, सोचिए क्या होगा? लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड इज दिस वन, तो ये क्या है? ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम, रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। क्लियर है? ठीक, अब ये देखिए, डीएनए की डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? कंटिन्यूअस है एक स्ट्रैंड पर और डिसकंटिन्यूअस है दूसरे स्ट्रैंड पर। जिस पर डिसकंटिन्यूअस है उस पर जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन न्यूली फॉर्म 2 डॉटर डीएनए, जो 2 नए डीएनए बने हैं, 1 स्ट्रैंड इस पेरेंटल, यानी कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंट डीएनए से ही आया है, दूसरा स्ट्रैंड ही सिंथेसाइज हुआ है दोनों ही डीएनए में, तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिज़ल्सन एंड स्टॉल ने। मिज़ल्सन एंड स्टॉल ने प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। Both strands of DNA runs anti-parallel, i.e. in opposite direction, because DNA polymerase can add new nucleotides only at 3 prime end. अब DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों ही एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। देखिए, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि DNA पॉलीमरेज ऑलवेज ऐड न्यूक्लियोटाइड एट 3 प्राइम एंड, जिसकी वजह से DNA रेप्लिकेशन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में होता है, और डीएनए एंटी के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल कहलाते हैं। एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब स्ट्रैंड्स बनकर तैयार हो गए, रेप्लिकेशन हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है? प्राइमर को रिमूव करना है। जो आरएनए का प्राइमर लगाया था यहाँ पर, अब इसको रिमूव करना है। अब इसका काम खत्म हो चुका है, तो प्राइमर रिमूव किया जाता है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ही इसको रिमूव करता है।
अब जब प्राइमर यहाँ से रिमूव होगा, देखिए 2 स्टैंड मैंने बनाकर दिखा रखे हैं, दूसरे स्टैंड पर जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हुआ है, बार बार प्राइमर लगाया था हमने, अब इस प्राइमर को हम रिमूव करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये रिमूव होगा। अब जब ये प्राइमर रिमूव हो जाएगा तब यहाँ पर गैप्स बनेंगे। देखिए प्राइमर रिमूव कर दिया तो बीच में ये गैप्स आ गए डीएनए फ्रेगमेंट्स के। तो इन फ्रेगमेंट्स को डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम, जैसे ये 5 प्राइम है तो इस वाले डीएनए फ्रेगमेंट का ये 3 प्राइम एंड होगा, तो 3 प्राइम एंड से डीएनए और न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम एंड पर जोड़कर जो यहाँ पर डीएनए सीक्वेंसेस कम रह गई हैं उनको पूरा कर देता है। यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, तो एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो कम थे वो पूरे डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर देता है। उसके बाद भी लेकिन बहुत छोटे छोटे से निक्स रह जाते हैं। समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह अभी भी खाली रह जाती है, उसको फिल करने के लिए आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। जो एक न्यूक्लियोटाइड की जगह यहाँ पर अभी फ्री रह गई है उनको हम निक्स बोलते हैं, और इन निक्स की फिलिंग का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो अब कंप्लीट डीएनए का स्टैंड बन चुका है, इधर भी और इधर भी, दोनों डॉटर स्टैंड्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर चेन इलॉन्गेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है जब दोनों स्टैंड बन गए हमारे। थर्ड स्टेप में हमको करना है चेन टर्मिनेशन। अब ये चेन रुकेगी कैसे? क्या हेलिकेज इसको लगातार काटता जाएगा? काटेगा कहाँ, क्योंकि पूरा डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ऑलरेडी कट कर चुका है। अब इसको स्टॉप करने के लिए ओरिजिन जहाँ पर था उसी के पास में कुछ साइट्स होती हैं जिन्हों हम बोलते हैं टर साइट्स। टर्मिनल साइट्स है फुल नेम, इसको शॉर्ट में टर साइट्स बोल देते हैं। तो ये टर साइट्स जो हैं हेलिकेज एंजाइम को स्टॉप करती हैं। हेलिकेज स्टॉप हो जाता है और रेप्लिकेशन रुक जाता है, यानी कि चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, तो एक डीएनए ये बन गया और एक ये बन गया डॉटर डीएनए, 2 डीएनए बन गए एक डीएनए से। अब ये दोनों डीएनए आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनको अलग अलग करने का काम टोपोआइसोमरेज करता है। ये इन दोनों के बीच से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को कट कर देता है। तो इसलिए अब ये 2 डॉटर डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। दोनों डॉटर डीएनए में आधा हिस्सा पेरेंट का है, एक स्टैंड पेरेंट वाला है और एक स्टैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ है। इस तरह डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ सभी को? बहुत इजी है, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।